जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद, वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी, योर फिजिक्स फैकल्टी टीडीए में आपका वेलकम करता हूं। मैं आज बच्चों में लेके आया हूं हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पे 25 क्वेश्चन फिजिक्स के लेके आया हूं मैं, और इतने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा इसको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा डाले इस बार, कि आपको एक आइडिया मिले कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और हर ब्रांच से क्वेश्चंस है। ठीक है, पूरा 11th-12th की फिजिक्स इसमें कवर की गई है। क्या क्वेश्चन एयरफोर्स में आते हैं, कितने हम स्कोर कर सकते हैं, किस टाइप के आते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप पेन निकाल लीजिएगा, कॉपी निकाल लीजिएगा ऐसे करने से पहले, और देखिए कितने क्वेश्चन सही होते हैं, या अपने क्वेश्चंस को आइडिया लगाइएगा। अगर आप 25 में से 15 प्लस क्वेश्चन भी सही कर ले जा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे, ये मेरे सीरीज के एयरफोर्स के, तो मतलब कि आप तैयारी आपकी मॉडल लेवल में चल रही है। उसको बस थोड़ा सा और पॉलिश करने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी विमाएं सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है? स्पीड एंड परमिबिलिटी ऑफ, ठीक, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ इन वैक्यूम। बी, टॉर्क एंड वर्क। थर्ड, मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। फोर्थ, स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस। तो वैसे तो चेक करते हैं, पता है ही है हमको, स्पीड और परमिबिलिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, इनका डायमेंशन सेम है, मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन सेम है। टॉर्क, वर्क निकालते हैं, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, टॉर्क भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला सेम है, तो डायमेंशन ऑफ कोर्स सेम होगा, यूनिट सेम होगी, ये भी सेम है। स्ट्रेस यंग मॉडुलस में आते हैं, दोनों में क्या होता है, न्यूटन पर मीटर दोनों की यूनिट होती है, ये भी डायमेंशन सेम होगा। तो बचा कौन? मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। ये देख लेते हैं। मोमेंटम की बात करें, ठीक, मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = m × v, मास kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन आया mL/t-1। ठीक, मोमेंटम का डायमेंशन। प्लैंक कांस्टेंट की बात करते हैं, E = h𝛎। h इज द प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, है ना। एनर्जी क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, वेलोसिटी यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर सेकेंड। फोर्स आया आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू m बाई 1/सेकेंड, तो ये आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो डायमेंशन क्या है इसका? mL²t-3, mL²t-1, ठीक, 1। तो क्या दोनों डायमेंशन सेम है? नहीं, L ज्यादा है प्लैंक कांस्टेंट में, इसका मतलब है मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम नहीं होता है। तो आपका सही जवाब क्या है? मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, जिनका डायमेंशन विमाएं एक समान नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टार्टिंग विद द सैंपल ऑफ प्योर 66 कार्बन, 7/8 ऑफ इट्स डिके इनटू जिंक इन 15 मिनट, द करस्पॉन्डिंग हाफ लाइन इज। हाफ लाइन मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है ये, ठीक, और आपसे बोल रहा है कि क्या इसकी हाफ लाइन होगी। ठीक, अगर 66 कार्बन आपका 7/8 ऑफ इट्स डिके कर रहा है जिंक में 15 मिनट में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? चलिए देखिए, फॉर्मूला है इसका n/n0 = 1/2
ब्रैकेट T अपॉन T हाफ लाइन 1/2। ठीक, n बाई एन नॉट आपका हाफ लाइफ डीके कितना कर रहा है 7/8 of its decay into a zinc. They are saying the 7/8 of decay they are doing, है ना। लेकिन इसको फाइनली बोल रहा है रेट ऑफ डीके है, कितना रिलीज हो रहा है, तो रेस्ट ऑफ डीके कितना हो रहा है, तो 1 माइनस 7/8 जो आएगा 1/8। n बाई एन नॉट कितना आया 1/8 आया। फिर 1/2 t कितना दे रहा है 15 मिनट और हाफ लाइन t 1/2 आपको निकालना है। तो ये कितना हो गया 1/2 का क्यूब 1/2 15 t 1/2। तो बेस कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगा तो 3 इज इक्वल टू 15 t 1/2। इधर आ गया बाहर t 1/2 15/3 दैट इज 5 मिनट। तो आपकी हाफ लाइन कितनी आई बेटा 5 मिनट। क्या 5 मिनट ऑप्शन में मिल रहा है? यस, पहला ऑप्शन। उसका सही जवाब क्या होगा 5 मिनट। क्लियर हुई बात। तो ये हाफ लाइफ पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक, तो हाफ लाइफ का बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, उसमें फॉर्मूले प्रैक्टिस भी करके जाइएगा। बहुत मॉडर्न फिजिक्स में हाफ लाइफ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे The rest mass of an electron as well as that of positron is 0.51 mega electron volt. When an electron and position are annihilated, they produce gamma rays of wavelength. क्या कह रहा है? यहाँ पे हमें निकालना है कि how much electron and positron are vibrate annihilate when they produce the gamma rays of wavelength. ठीक, so what will we have to identify? You have to identify the wavelength. The wavelength formula is hc by ठीक E इज इक्वल टू वेवलेंथ SC बाय वेवलेंथ आता है, E इज इक्वल टू SC बाय वेवलेंथ। तो यहाँ क्या आ गया एनर्जी आ गई। ठीक, एनर्जी ऑफ व्हाट, ये फॉर्मूला होता है अगर आपको याद होगा HC बाय वेवलेंथ, है ना, वही लिख रहा हूँ। H क्या है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। C का है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ अपॉन ये क्या है एनर्जी। एनर्जी किसकी होगी इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की, तो दोनों की एनर्जी को ऐड कर देंगे दैट इज 0.51 प्लस 0.51 ब्रैकेट में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वोल्ट में करो तो इंटू 10⁻6 है ना। फिर इंटू कितना होता है इसमें कूलम चार्जेस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.012 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आंसर आएगा ही आएगा। तो ये फॉर्मूला लगा के आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा जो इसका आंसर है वेवलेंथ का। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चंस आता है तो बहुत आसान है। क्या करना है, बस एनर्जी का फॉर्मूला ये याद रखो, ये और एक होता है E इज इक्वल टू एच म्यू फ्रीक्वेंसी वाला। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के, ठीक, मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक, क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या क्या रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक ब्लॉक है मास 50 kg का। ओके, एक ब्लॉक है मास 50 kg का, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे 1 मीटर तक उसे स्लाइड किया गया, ठीक, 1 मीटर डिस्टेंस तक। फिर व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देयर सरफेसेस, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है उनके सरफेस की 0.2। तो वर्क डन कितना होगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट में, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। फोर्स यहाँ क्या होगा कोफिशिएंट फ्रिक्शन इनटू m इनटू g s डिस्प्लेसमेंट। कोफिशिएंट फ्रिक्शन में 0.2, मास है 50 kg, g है 9.8, डिस्प्लेसमेंट है 1। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.2 10, ये कैंसिल, ठीक, और तो ये आएगा आपका 98 जूल। तो सही जवाब क्या है आपका 98 जूल। क्लियर हुई बात। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक, इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ -103 फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू कितना सेल्सियस। आसान है, एक ही तो फॉर्मूला होता है
ठीक, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है c/5 f माइनस 32 c/5 f माइनस 32/9। ठीक, c आपको निकालना है, 5 इधर भेज दीजिए, 9 इसके नीचे, f कितना दिया है? -0 माइनस 32, c इज इक्वल टू 5/9 माइनस 531। इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा आपका 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, दिस विल कम 15 माइनस 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ऑप्शन दे रहा है आपका यस, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, माइनस 75 डिग्री सेल्सियस। जितने क्वेश्चन आप देखोगे हाफ लाइन, टेम्परेचर का, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये तीनों पे क्वेश्चंस आते हैं और मिलते हैं हमें हमेशा हर साल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्या बोल रहा है? बर्फ का गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस में क्या होता है? इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग प्रेशर, बढ़ते दबाव के साथ बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग प्रेशर के साथ। सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट है प्रेशर पे। डी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो भाई अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात करें तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो प्रेशर उसका क्या होता है? इंक्रीज होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? बी। ठीक, चलिए 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़े। अ सिलेंडर ऑफ हाइट 20 मीटर्स कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स ऑफ वाटर थ्रू अ स्मॉल होल ऑन द साइड वॉल ऑफ द सिलेंड्रिकल नियर द बॉटम इज। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 2gh है ना। आपसे क्या निकालने को बोल रहा है? इसमें आपसे निकालने को बोला है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स वाटर में कितनी होगी, भाई बताएं। g है 10 मान लिया, हाइट हमको दी है 20 मीटर, कितना आ गया? 400 का रूट कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड ही आपकी वेलोसिटी है। बहुत आसान है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आसान है ना, बहुत आसान है बेटा। चलिए 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है एक रूम टेम्परेचर में आरएमएस स्पीड है जो मॉलिक्यूल की, वो एक डायटोमिक गैस की पाई गई है इतनी। वेलोसिटी ऑफ डायटोमिक गैस कितना है? 1930 मीटर पर सेकेंड। तो वो गैस कौन सी है? ठीक, और उस गैस की बात करनी है तो हमको पता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? 3RT/m। ठीक, और हमको क्या निकालना है? वो गैस कितनी है। ठीक, तो यानी मास हम निकाल लेंगे। तो नियर अबाउट इनमें से जितने भी ऑप्शन में हमको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनके मास, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास तक हम नज़दीक तक पहुंच जाएंगे। तो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट हटता है तो m बाहर 3RT/v स्क्वायर। 3R है 8.3। द टेम्परेचर इज गिवन हाउ मच? द टेम्परेचर इज गिवन बाय द 273 केल्विन इन द 23 डिग्रीज, है ना। ये हो जाएगा 300। टेम्परेचर इज गिवन फॉर दैट, यहाँ मिस हो गया, ठीक है, 23 डिग्री सेल्सियस था, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 273 में करेंगे तो 300 आएगा वो। ठीक, ऐड कर लेना, मिस प्रिंट हो गया। मास निकालना, वेलोसिटी कितनी दी है? 1930 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट ग्राम में 2 ग्राम आएगा। ठीक, तो 2 ग्राम आने का मतलब है 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका होता है? हाइड्रोजन का, है ना, एटॉमिक मास। ठीक, तो हाइड्रोजन का है तो वो एलिमेंट कौन सा हुआ हमारा? हाइड्रोजन, H2। तो ये रूट मीन स्क्वायर फॉर्मूले से आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with a time period t if the length of the pendulum increased by 21%, the percent increase in the time period of the pendulum is increase in the length. Okay, एक सिंपल पेंडुलम है
जिसकी लेंथ कितनी बढ़ा दी जा रही है 21%। तो हमने मान लिया कि T1 भाई अगर 100 था तो T2 बढ़ गया लेंथ सॉरी L1 100 था तो L2 कितना बढ़ गया 0.21। ठीक, तो परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो रही टाइम पीरियड की वो बताओ। तो हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी, T1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट L1 बाई जी। ठीक, सेम T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट L2 बाई जी। रेशियो लेंगे T1 बाई T2, 2 पाई कैंसिल, स्क्वायर रूट हटेगा, L1 बाई L2 आया, L2 बाई L1। L2 कितना है 121, ये कितना है 100, तो ये आया 1.21, मतलब स्क्वायर रूट आएगा ना इसका जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये किसका है, ये 11 का है, ये 100 का है, 11 बाई 10 कितना आया 1.1, तो यानी T1 इज इक्वल टू 1.1 T2, ये आया। ठीक, अब इसका कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है वो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आएगा आपका T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू 100, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है ना। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो कितना परसेंट दिया हुआ है आपको, 21% इंक्रीजेस फ्रॉम द वैल्यू, है ना। तो हियर विल कम द 1.1। ठीक, और 1.1 आने का मतलब है जो T1 बाई T2 है, अगर इसका रेशियो निकालते हैं आप, ठीक, देखिए यहाँ पे T1 से डिवाइड करते आएगा T2 बाई T1 माइनस 1 इंटू 100, तो T2 बाई T1 क्या आएगा 1/1.1 माइनस 1, तो आया आपका 0.1, 1.1 इंटू 100 नियर अबाउट 10, इट विल कम दी 10%। सो योर आंसर इज दी 10%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। टेंथ वन क्या कह रहा है, टेंथ क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, द टाइम पर पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज। कैपलस का थर्ड लॉ लगाओ, सिंपल सी बात है। तो आपसे रेडियस पूछ रहा है ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट का, बोला 2 टाइम है रेडियस ऑफ अर्थ के, तो क्या टाइम पीरियड होगा प्लैनेट का, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू इज गिवन हाउ मच R2 बाई R1, और कितना होता है 2 इधर है 3 बाई 2, तो R2 बाई R1 हाउ मच इज गिवन, तो T1 बाई 2 इज गिवन बाई R2 बाई R1 इज गिवन यू द 2, है ना, 2 3 बाई 2, T2 इज गोन यहाँ चला जाएगा T2, तो 2 3 बाई 2, T2 कितना दिया है, द टाइम पीरियड प्लैनेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट प्लैनेट इज 2 टाइम दैट ऑफ, तो T2 1 ईयर दिया गया है, इसका मतलब ठीक 2 का निकाला तो 2 दी पावर 3 बाई 2, ठीक, कितना आएगा, क्यूब निकाला 8 आया, तो 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट कितना आएगा 2.2 नियर अबाउट समथिंग आएगा, ठीक, 2.8 3 3 9 हाँ 2.8 समथिंग, ठीक, तो ईयर कितना हुआ 2.8 ईयर। तो कैपलस थर्ड लॉ की मदद से हम निकाल लेंगे। देखो एक और बहुत ही फेमस फॉर्मूला कैपलस थर्ड लॉ, उस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, है ना। बहुत अच्छे 10 क्वेश्चंस थे ये, अगर लगाए होगा आपने, और इसमें आपने बेसिकली देखा होगा वो क्वेश्चंस हैं जो हर बार किसी ना किसी नए तरीके से फॉर एग्जाम एक्स में पूछा जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 11th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अच्छा, किस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इनमें से दी गई कौन सी विकल्प सही है। पहला, द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस। दूसरा, इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन। तीसरा, द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। ठीक। डी, द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। बहुत सिंपल सी बात है, सबको पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। जब भी इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी स्टेट फंक्शन में होती है वो सेम होती है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो इसका सही जवाब क्या है, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी और स्टैटिक फंक्शन आर सेम। ठीक, चलिए 12th क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या है,
ये कुछ फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज F इंटू dx A इंटू dv, है ना। फोर्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, x मीटर डिस्प्लेसमेंट एरिया, मीटर स्क्वायर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ये मीटर स्क्वायर इससे कैंसिल, क्या आया kg, ये मीटर ऊपर गया, ये ऊपर गया s-1 यानी ml-1 t-1, ठीक। तो डायमेंशन क्या है ml-1 t-1, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो यह है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्टीफेंस लॉ पे, ठीक, स्टीफन कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, ठीक, हीट, थर्मल कंडक्टिविटीज, ये सब मैंने किसके नाम लिए, ये सब वो नाम लिए जो बहुत पूछता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इन सब के डायमेंशंस बहुत पूछता है बेटा, इन सब के पढ़ के रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Sodium and copper have work function 2.3 electron volt and 4.5 electron volt respectively. Then the ratio of the threshold wavelength is nearest to. तो threshold wavelength का फॉर्मूला क्या होता है? Threshold wavelength के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है wavelength is inversely proportional to the threshold frequency is inversely proportional to wavelength, और उसके हिसाब से देखें दो threshold इसमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है, सोडियम एंड कॉपर है वर्क फंक्शन, है ना। तो इट विल बिकम threshold frequency of second by the 1 is equal to wavelength 1 by wavelength 2. So wavelength 1 is given how much, 4.5 and that is threshold frequency 2.3, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नियर अबाउट 2/1, यानी रेशियो क्या आ रहा है आपका 2:1। तो सही है जवाब क्या है, सी ऑप्शन 2:1। क्लियर। चलिए 14th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्या कह रहा है, इन ए ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी आर 140, दैट इन द सेकेंडरी आर 280, इफ द करंट इन प्राइमरी इज 4 एम्पियर देन दैट इज द सेकेंडरी इज, ठीक। अगर ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में 140 हैं और सेकेंडरी में 280 हैं, तो करंट प्राइमरी में 4 एम्पियर है तो सेकेंडरी में करंट क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी is equal to current in secondary by current in primary। तो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कितना है 140, सेकेंडरी 280 है, करंट आपका सेकेंडरी का निकालना है, प्राइमरी का 4 दिया है, तो आई ऑफ करंट सेकेंडरी 4 इंटू 140 बाई 280, 7 2 जा 7 4 जा 4 4 कैंसिल, कितना आया 2 एम्पियर। सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन 2 एम्पियर। क्लियर हुई बात। तो देखिए ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चंस आया है ना। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, 15th क्वेश्चन कह रहा है अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। बॉय ने थ्रो किया है मैक्सिमम हाइट पे एक स्टोन 10 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू विल। तो हॉरिजॉन्टल में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस बॉय थ्रो कर सकता है वो डिस्टेंस बताइए, यानी कि रेंज पूछ रहा है, क्वेश्चन दम है। तो हाइट मैक्सिमम कितनी होती है v²/2g, है ना। वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है जब फेंके जाते हैं। हाइट मैक्सिमम कितनी दी है 10 इंटू 2g u², ये कितना आया 20, जी अगर 10 लीजिए तो 200 आ गया, है ना। अब रेंज निकालना है, रेंज मैक्सिमम कितना आएगा, रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज मैक्सिमम होता है आपका u²/g। तो रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली, u² कितना है 200, g 10 ले लिया, कैंसिल आउट हुआ, तो हॉरिजॉन्टल में कितना फेंकेगा 20 मीटर। सही जवाब क्या है, डी ऑप्शन 20 मीटर, ठीक। क्लियर हुई बात। तो ये मैक्सिमम रेंज पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू 20 + 0.1 t², द बॉडी इज अंडरगोइंग व्हाट। किसी बोला ही वेलोसिटी डिपेंड करती है टाइम में, ठीक है, उस पर इक्वेशन दी गई है, ये रही। तो बॉडी क्या हो कर रही है, कैसा एसिलेशन दिखा रही है ये बताओ, यूनिफॉर्म एसिलेशन दिखा रही है कि रिटार्डेशन दिखा रही है यूनिफॉर्म, कि नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन दिखा रही है कि जीरो एसिलेशन दिखा रही है।
अगर इसका हम फॉर्मूला से निकालें, वैल्यू निकालें, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम एसिलेशन निकालते हैं तो dv बाई dt है, ठीक, वेलोसिटी, और dv बाई dt निकाले डिफरेंशिएशन t, तो ये 20 तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 0.2t, और 0.2t का मतलब है टाइम हमने 1 सेकेंड लिया 0.2 आया, 2 लिया 0.4 आया, 3 लिया 0.6 आया, तो मतलब टाइम बार बार चेंज हो रहा है, एसिलेशन बार बार चेंज हो रहा है टाइम चेंज करने पे। और जब एसिलेशन बार बार चेंज हो रहा है तो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एसिलेशन नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। क्लियर हुई बात। 17 क्वेश्चन पे आइए। 17 क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एंगल बिटवीन P एंड E इज, तो U इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या होता है, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी, किस एंगल के बीच में, तो आपको पता है जो पैरेलल रहते हैं थीटा 0 होता है तभी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो एंगल तो 0 डिग्री है, जब परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम एनर्जी आती है, ठीक, तो यहाँ जो सही जवाब है वो क्या है 0, इसमें तो कुछ करना ही, फॉर्मूला भी नहीं लगाना था, ये बहुत सिंपल है। जब भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछेगा आपसे तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे एंगल 0 डिग्री रहता है, मैक्सिमम पे आपका 90 डिग्री रहता है, 180 में अगेन फिर मिनिमम रहता है, ठीक है, वेरी वेल मिनिमम। 18th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैचुरेटेड वेपर इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर देन द प्रेशर विल बी। देखो अगर सैचुरेटेड वेपर है, ठीक, और आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक, तो उसका वॉल्यूम में हाफ चेंजेस आएगा ना, बोला हाफ वॉल्यूम चेंजेस आ रहा है, प्रेशर पे क्या होगा, प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन द सेम, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, तो उसका आंसर क्या है, समान, सेम रहेगा। चलिए 19th, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ बॉडी ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिक विद ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी 75% ऑफ द टोटल एनर्जी। बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन करते हैं। बोल रहा है ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ऑसिलेट करता कोई सिंपल हार्मोनिक, तो 2 सेकेंड का टाइम लेता है, अगर पूरे टाइम में काइनेटिक एनर्जी 75% लॉस हो रही हो टोटल एनर्जी में से, तो कितना लेगा, ठीक, तो टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तो टोटल एनर्जी आपको दी गई है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है आपकी, ठीक, इसका जनरल इक्वेशन और फॉर्मूला लिखें हम, जनरल इक्वेशन फॉर्मूला क्या होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, तो इसका जनरल इक्वेशन फॉर्मूला है, ये पूरा रखा गया कितने अमाउंट ऑफ परसेंट एनर्जी, 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई टी, और किसके बराबर रखा गया है, 75% ऑफ एनर्जी, 75% ऑफ एनर्जी का मतलब है अगर इसका हम निकालेंगे तो ये आएगा 3/4, है ना, तो 3/4 ऑफ 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच्चा कॉस स्क्वायर 2 पाई टी बाई टी इज इक्वल टू 3/4, कॉस कॉस हटा तो हमारे पास स्क्वायर हटा तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 पाई बाई टी √3/2, है ना, और √3/2 बचा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई टी √3/2 इज द वैल्यू ऑफ π/6, पाई कैंसिल, t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू t/12 सेकेंड, और t कितना दिया है टाइम आपको 2 सेकेंड, 2/12 ये आएगा 1/6 सेकेंड, ठीक, कितना आएगा 1/6, तो सही जवाब क्या है, डी ऑप्शन। क्लियर हुई बात, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी का डेरिवेशन ही पूरा दे दिया इसमें, ठीक, जिसकी वजह से ये कैलकुलेशन लेंथी हुई, वरना हो जाता और इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सैंपल ऑफ ए आइडियल गैस ऑक्युपाई अ वॉल्यूम V एट ए प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज m, द एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ गैस इज K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे, तो क्या होगा, ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT,
है ना। और यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, यहाँ पे बोल रहा है जो वॉल्यूम दी है वो दी है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक, तो के टी, तो डेंसिटी क्या आ जाएगी, के टी पी एम। तो ये कहाँ दे रहा है आपको, पी एम बाई के टी, डी ऑप्शन। ये डेंसिटी आपसे पूछ रहा था। ठीक, चलिए 21 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द टेलीकम्युनिकेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक, तो टेलीकम्युनिकेशन में से आया है क्वेश्चन और बोला इनमें दिए गए स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है। पहली बार होता है कि कभी कभार कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चंस पूछता है, तो एक बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए ऑप्शंस हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स में हैव होमोजीनियस कोर विद अ सुटेबल क्लैडिंग। ठीक है, 6 सुटेबल क्लैडिंग्स होती है, क्लैडिंग्स एंड कोर्स होते हैं। ठीक, तार के अंदर वाइट होता है, वाइट के अंदर फिर एक और येलो होता है ना कोर, इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं। बी, ऑप्टिकल फाइबर्स कैन बी ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर पड़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, कि कितना घना है पार्टिकल्स, मीडियम कौन सा मीडियम है, डेंसर से रेयर कि एयर से डेंसर। थर्ड, ऑप्टिकल फाइबर सब्जेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस करता है आउटसाइड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट उसमें होती है, वो भी प्रोसेस यूज होता है, जिसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर हैव एक्सट्रीमली लो ट्रांसमिशन लॉस, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं है। होमोजीनियस और क्लैडिंग और ये बिल्कुल नहीं है, तो सही जवाब क्या है इनमें से, ऑप्टिकल फाइबर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये चीज़ उसमें नहीं होती है, सत्य नहीं है ये चीज़ भाई। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस थोड़ी ना होती है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हेन आइडियल डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर द फ्रिक्शन ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अच्छा, डायटोमिक गैस दी हुई है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट हो रही है, तो जो फ्रिक्शन दिया हीट का एनर्जी का वो सप्लाइड करेंगे, तो बोला कितना इंटरनल एनर्जी गैस के सप्लाइड होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय चेंज इन द हीट। ठीक, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय चेंज इन द हीट विल बिकम द वेपर और प्रेशर का। तो जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू सी वी बाई डेल्टा टी अपॉन म्यू सी पी बाई डेल्टा टी, 1 बाय द एनर्जी कोफिशिएंट ऑफ द इंटरनल एनर्जी फ्रिक्शन विल कम, दिस विल कम इज इक्वल टू 7/5। तो एफ ऑफ विल बिकम हाउ मच, 5/7। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या है, डी ऑप्शन 5/7। क्लियर, चलिए 23rd क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23rd क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड कोलाइड। अच्छा, हेड ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन with a velocity of 4 meter per second. After collision, two bodies stick together and move with a common velocity. Law of conservation of momentum लगाना है, कुछ नहीं है। ठीक, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक, माइनस माइनस फाइनल वेलोसिटी कह रहे हैं ना, देन m1 माइनस m2, हाउ मच दे आर सेइंग, m1 माइनस m2 प्लस v2। तो क्या आएगा ये, m1 is given how much, they have given the 2 kg, ठीक, and the velocity v1 is given, the 3 meter per second, mass is given 1 kg and the opposite direction will given the 4, m1 m2 2 plus 1, v2 we identify, 6 minus 4 3 2 2/3 v2 velocity 2/3, the option is correct, 2/3। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, आ जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपना। 24th क्या कह रहा है, 24th क्वेश्चन कह रहा है बेटा, a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery, how much electrostatic energy stored in the capacitor।
तो देखो कितना एनर्जी है, तो एनर्जी होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, है ना, हाफ। कैपेसिटर इज गिवन हाउ मच बेटा, दिस इज गिवन द 12 पिको फैरेड, यानी 12 इंटू 10 दी पावर माइनस 12, ठीक। वोल्ट कितना दिया हुआ आपको 50 वोल्ट इंटू 50, 2 6 6 5 30, 300 इंटू 10 की पावर 12, ठीक। और आपको कितना बोल रहा है पिको फैरेड, इट विल सेज यू 50 का स्क्वायर, है ना, तो अगेन 50, 15, 100, 10 की पावर माइनस 12, पॉइंट हटेगा तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, यानी ऑप्शन क्या है सही, ए, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक। तो ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल लोगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल रोल इन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि रेशियो क्या आएगा रोटेशनल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का एक स्फेरिकल बॉल पे, ठीक। ये चीज मैंने कराई थी विदाउट स्लीपिंग। अगर जब भी क्वेश्चन इस तरह आएगा स्फेरिकल बॉल पे रोटेशनल एनर्जी और टोटल एनर्जी पे, तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था। मैंने बोला था कि बिना सोचे समझे, उस टाइम बहुत डेरिवेशन इसका मैंने बताया था कैसे आएगा, फिलहाल वो डेरिवेशन बताने का टाइम नहीं है, लेकिन इसका आंसर जरूर बताऊंगा कि 2/7 होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछेगा, उसका आंसर सीधे आप लिखिएगा 2/7, ठीक। तो बहुत डेरिवेशन है उसकी मदद से ही आएगा, लेकिन इसका आंसर याद रखिएगा 2/7। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स के लिए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इसमें वो क्वेश्चंस मैंने रखे थे जिस फॉर्मूले में क्वेश्चंस आते ही आते हैं हमेशा एयरफोर्स एक्स में, ठीक। आई होप ये आपको हेल्प करे और आपको मोटिवेट करे एयरफोर्स एग्जाम के लिए, और होपफुली इस बार आप एग्जाम क्रैक कर सके। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और स्प्रेड करिएगा टिशुल डिफेंस एकेडमी को, और आप कामयाब होइएगा। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।